एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि केनिची ज्वेलरीज को बेचने का सोच रहा था और असल में उनमें से कोई भी रियल डायमंड नहीं था। वो सारी ज्वेलरी ग्लास कट और जिंक्रोमियम की बनी हुई थी, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर नहीं मिलते, इसीलिए वो यहाँ के हिसाब से काफ़ी कीमती होंगे। आनमा उन ज्वेलरी को देख करके कहने लगती हैं कि तुम्हारे पास हमेशा ही सबसे अच्छी चीज़ें रहती हैं, आखिर तुम्हारा सप्लायर कौन है? तो फिर केनिची बताता है कि असल में ये एक सीक्रेट है। तभी वहाँ पे मार्गरेट आ जाती है और उसे क्लोथ की 100 क्लिप्स को खरीदना था। केनिची कहता है कि ये 20 सिल्वर के जितना होगा, तो फिर मार्गरेट उसे पैसे दे देती है और केनिची बैठ करके क्लिप्स को काउंट करने लगता है। मार्गरेट तभी वहाँ पे रखी ज्वेलरी को देख करके पूछने लगती है कि क्या ये डायमंड है? तो फिर केनिची बताता है कि असल में ये ग्लास कट है और ये 5 सिल्वर कॉइन का है। ये सुनकर के मार्गरेट कहती है ये तो काफी सस्ता है। केनिची कहता है कि वो चाहे तो बाद में आकर के इसे खरीद सकती है। तो फिर मार्गरेट कहती है कि हाँ ठीक है और वहाँ से चली जाती है। केनिची फिर याद करने लगता है कि वो किस तरीके से इस दुनिया के अंदर आया था और अब उसका आराम से जिंदगी को जीना ही मकसद है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है और वहाँ पे से अनामा अपनी दुकान को हटाने लगती है। तभी वहाँ पे पहले वाले बीस्ट ह्यूमन आ जाते हैं। उन्हें देख करके केनिची को लगता है कि वो लोग यहाँ पे कोई कंप्लेन करने के लिए आए हैं, लेकिन तभी मारिया उसके पास आकर के उसे स्मेल करती है और बताती है कि उससे स्पाइस की स्मेल आ रही है। ये सारी बातें सुन करके बीस्ट ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो थोड़ा सा स्पाइस खरीदना चाहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे अनामा आकर के कहने लगती है कि वो उन्हें स्पाइस नहीं बेच सकता क्योंकि यहाँ पे स्पाइस सिंडिकेट है। लेकिन वो बीस्ट ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बिना स्पाइसेस के। केनिची ये सुनकर के कहता है कि वो उन्हें स्पाइस नहीं बेच सकता, लेकिन वो उन्हें स्पाइसी खाना खिला सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें शहर से बाहर जाना होगा। वो सारे बीस्ट ह्यूमन ये सुनकर के काफ़ी खुश हो जाते हैं और अनामा भी साथ में चलने के लिए कहती है। फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें खरीद लेता है एक करी को बनाने के लिए और वो अनामा से कहता है कि वो वेजिटेबल्स को काट दे। इतनी अलग तरह की वेजिटेबल्स को देख करके अनामा काफ़ी हैरान होती है, जिसके बाद केनिची फिश करी बनाने लगता है। उसकी खुशबू से ही सारे बीस्ट ह्यूमन के मुंह में पानी आने लगता है और वो सभी काफ़ी खुश होने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे खाते हैं और उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अनामा भी करी को खा करके कहती है कि उसने आज से पहले इससे अच्छा कुछ नहीं खाया। तभी बीस्ट ह्यूमन ड्रिंक करने के लिए कहने लगते हैं। अनामा कहती है कि वो लोग बेकार की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर केनिची अल्कोहल को भी खरीद देता है ताकि वो सभी साथ में उसे पी सकें, जिसे लेकर के वो बीस्ट ह्यूमन और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी एक साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं, जिसके बाद मारिया भी चली जाती है बाकी बीस्ट ह्यूमन के साथ नदी के अंदर नहाने के लिए। केनिची फिर मारिया की मदद भी करता है सूखने में और फिर वो सभी वहीं पे सोने लगते हैं। अगली सुबह केनिची वापस से ट्रैवन के अंदर जाता है, जहाँ पे अजीलिया कहती है कि वो पूरी रात ही बाहर था, लेकिन क्योंकि उसने अपने रूम का किराया दिया है इसीलिए अजीलिया को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर के केनिची कहता है कि वो असल में बीस्ट ह्यूमन के साथ था। अजीलिया ये सुनकर के कहती है बीस्ट ह्यूमन या फिर बीस्ट वुमन। केनिची बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे अजीलिया दिखाती है कि उसके ऊपर कितने ज़्यादा बीस्ट वुमन के बाल हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। केनिची सोचता है कि क्या अजीलिया अब उससे हेट करने लगी होगी, लेकिन फिर वो दोबारा से जा करके अपने स्टॉल को लगाने लगता है। तभी वहाँ पे मार्गरेट आ जाती है अपनी मास्टर प्राइमेला को लेकर के। केनिची फिर मार्गरेट से कहता है कि क्या वो यहाँ पे उसी पेंडेंट को लेने के लिए आई है, तो फिर मार्गरेट उसे पैसे दे देती है। केनिची फिर उसे उसका पेंडेंट देने लगता है। प्राइमेला फिर उस पेंडेंट को लेकर के देखने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा चमकीला भी था, जिसके बाद वो देखती है कि केनिची के पास सारी हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं। साथ ही साथ उसके पास ज्वेलरी में भी काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। फिर वो केनिची से कहती है कि क्या वो उसे और भी ज़्यादा वैरायटी दिखा सकता है, तो फिर केनिची अपनी इन्वेंट्री के अंदर से और भी ज्वेलरी को बाहर निकाल देता है। केनिची मन ही मन सोच रहा था कि ये काफ़ी सस्ते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे ही ज्वेलरी को खरीद सकता है। तभी प्राइमेला कहती है केनिची से कि क्या वो उसके फादर से मिल सकता है बिजनेस के लिए। असल में उसके फादर की एक ट्रेडिंग कंपनी है।
एनामा फिर बताती है कि ये लोग मैलो ट्रेडिंग कंपनी से हैं और वो ट्रेडिंग कंपनी काफ़ी बड़ी है, साथ ही साथ उनके पास काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं। इसके अलावा कंपनी का ओनर काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान है। आगे वो बताती है कि असल में उसने कोशिश की थी कि वो केनिची की क्लोथिंग क्लिप्स को क्लोन कर सके, लेकिन उनका कोई भी ब्लैकस्मिथ इस मेटल वाले पार्ट को नहीं बना पाया। केनिची ये सुन करके कहने लगता है कि उन्हें इस पार्ट को बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। फिर वो लोग प्रेमिला के घर पे पहुंच जाते हैं। केनिची वहां पे प्रेमिला के फादर मैलो से मिलता है, जो कि काफी ज्यादा खुश रहते हैं केनिची को यहाँ पे देख करके। फिर वो केनिची के सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी प्रेमिला उन्हें बताने लगती है कि केनिची के पास इन्वेंट्री भी है। ये सुनकर के मैलो दिखाते हैं कि उनके पास भी एक इन्वेंट्री है और उन्होंने इसी इन्वेंट्री का इस्तेमाल किया था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फिर वो केनिची से कहते हैं कि क्या वो कुछ पूछना चाहता है, तो फिर केनिची कहता है कि आप मुझसे पार्टनर इसलिए करना चाहते हैं ना, ताकि आप मेरे प्रोडक्ट्स को बड़े कस्टमर्स को बेच सकें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो फिर आखिर आप मुझसे सस्ते में चीज़ों को खरीद करके महंगे में क्यों नहीं बेचते। ये सुनकर के मैलो कहते हैं कि अगर आगे चल के केनिची को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता तो उसे कैसा लगता। केनिची ये सुनकर के कहता है कि उसे शायद ये कुछ खास पसंद नहीं आता। आगे मैलो बताते हैं कि वो असल में उससे पार्टनर इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो बिना रेस्ट्रिक्शन के केनिची के साथ बिजनेस कर सकें और आगे चल के कोई दिक्कत ना आए जिसका फायदा उनके राइवल उठा सकते हैं। केनिची ये सारी बातें सुनकर के समझ जाता है कि वो असल में सप्लाई को इंश्योर करना चाहते हैं, जिसके बाद वो केनिची से 50-50 पार्टनरशिप के लिए कहते हैं, जिसके लिए केनिची मान जाता है। लेकिन मैलो को नहीं लगा था कि वो इतनी आसानी से मानेगा, लेकिन केनिची को बिना कुछ काम किए 50% प्रॉफिट मिल रहा था, इसीलिए वो काफ़ी खुशी से इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लेते हैं और वहाँ पे केनिची उनके फर्स्ट ऑर्डर को डिलीवर कर देता है, जो कि काफ़ी बड़े ज्वेलरी के कंसाइनमेंट का था, जिसे देख करके प्रेमिला काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। फिर वो अपने फादर से पूछ करके कुछ ज्वेलरी खुद के लिए भी ले लेती है। उसके बाद केनिची सोचने लगता है कि उसे आगे चल के और भी काफ़ी बड़े ऑर्डर्स को पूरा करना होगा, इसीलिए उसको आगे की चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। जिसके बाद वो अगले दिन शहर से बाहर जाता है और वहाँ पे एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता है। वो जगह उसे अपने पुराने दूसरी दुनिया के घर की याद दिला रही रहती हैं और केनिची ने वहाँ पे एक कैबिन बना करके बेस बनाने का सोच लिया था। जब वो ये सारी चीज़ें एजिलिया को बताता है तो फिर एजिलिया कहती है कि केनिची सच में सबसे अलग है, क्योंकि वो शहर से बाहर रहने का सोच रहा है, जहाँ तो काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर भी रहते हैं। तो फिर केनिची बताता है कि वो सिटी वॉल के करीब ही रहेगा, जिससे वहाँ पे ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे। फिर वो वहाँ पे एक ग्रास मूवर को खरीद लेता है और अपने लिए एक सड़क भी बना लेता है। वहाँ से सारी झाड़ियों को हटाने के बाद वो एक चेन सॉ को खरीद लेता है ताकि वो पेड़ों को काट सके और वहाँ से हटा सके। काफी सारे पेड़ों को काटने के बाद केनिची उन्हें स्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। केनिची को समझ में आ जाता है कि उनके साइज की वजह से ही दिक्कत आ रही है, जिसके बाद वो उन्हें 10 मीटर से छोटे पीसेस में काट लेता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो 10 मीटर से छोटी चीज़ों को ही स्टोर कर सकता है, लेकिन इतना भी उसके लिए काफ़ी रहता है। शाम होने की वजह से केनिची अगले दिन आकर के पेड़ों की जड़ों को हटाने का सोचता है, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो वहाँ पे से एक भी पेड़ की जड़ को नहीं हटा पाता और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के केनिची गुस्से में जेसीबी को ऑर्डर कर देता है, लेकिन वो फिर तुरंत ही रिग्रेट करने लगता है क्योंकि जेसीबी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। लेकिन अब उसने इसे खरीद लिया है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो देखता है कि ये जेसीबी असल में सेकेंड हैंड है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जंग भी लगा हुआ था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि अब उसने खरीद लिया है तो वो उसका यूज़ भी करेगा, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे डीजल ही नहीं मिल रहा था। जिसके बाद केनिची के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो केरोसिन को खरीदे, जो कि कैंपिंग में यूज़ होता है, लेकिन वो डीजल से काफ़ी ज़्यादा महंगा था और उसे पक्का नहीं पता था कि ये काम कर जाएगा। वो मैनुअल पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता। केनिची फिर सारे के सारे केरोसिन को एक गैलन के अंदर भर लेता है और साथ ही साथ वहाँ पे एक जनरेटर भी खरीद लेता है, जिससे वो रात के टाइम पे भी रोशनी कर पाता है।
फिर वो जा कर के नहाने लगता है, तभी वो देखता है कि मच्छरों ने उसे काफी काटा है। उसे फिर एजीलिया की बातें याद आती है कि वो मॉस्किटो रेपेलेंट खरीद सकता है, जिसके बाद वो उसी शॉप के अंदर आ जाता है। उस शॉप का मालिक असल में एक मेज रहता है जो कि मॉस्किटो को भगाने वाले स्टोन्स को बना सकता है। तो फिर केनिची उसे कुछ ऑरेंज ऑफर करता है, जिसके बदले में वो मेज उसे 2 सिल्वर कॉइन का डिस्काउंट दे देता है। अनामा बताती है कि वो मेज सच में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, इसीलिए उससे दोस्ती करके रखना काफ़ी अच्छा होगा। तभी केनिची एक वांटेड इंसान के पोस्टर को देखता है जिसका नाम शागा रहता है और वो एक बैंडिट था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान एक बच्चे को बेच देता है स्लेव ट्रेडर्स को, और उनके पास काफ़ी सारे स्लेव्स रहते हैं। लेकिन तभी उनकी वेगन के ऊपर वही बैंडिट शागा हमला कर देता है। केनिची फिर अपनी जेसीबी को चलाने में सक्सेसफुल हो जाता है और काफी आसानी से वहां पे से पेड़ों को जड़ों से ही हटा देता है। अंत में जाकर के केनिची सोचने लगता है कि उसने इसमें काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, इसीलिए अब उसे और भी ज्यादा पैसे कमाने होंगे।